एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। सुल्तान की कोठी 20 कनाल के रकबे पर मुश्तमिल थी। एक हिस्से पर रिहायशी इमारत थी और बाकी हिस्से पर बहुत बड़ा लॉन बना हुआ था। कोठी की दीवार के साथ साथ अंदर की तरफ आम और जामन के दरख्त थे। सुल्तान अगरचे तवील अरसे से मुल्क से बाहर था, लेकिन उसका मुलाजिम बहुत मुनासिब तरीके से कोठी की देखभाल करता था। कोठी के सामने 20 फुट चौड़ी पुख्ता सड़क थी। उससे आगे 15-20 फुट चौड़ा पुख्ता नाला था। उस नाले के वस्त में 3-4 फुट चौड़ी नाली थी जिसमें पानी बहता रहता था। बाकी हिस्सा खुश्क रहता था। अलबत्ता बरसात के दिनों में ये नाला पानी से भर जाता। पिछले दिनों की बारिश से इस नाले में अब भी थोड़ा बहुत पानी था। नाले की दूसरी तरफ भी ऐसी ही सड़क और उसके साथ कोठियां थीं। सुल्तान की कोठी के पिछली तरफ कुशादा गली थी और उस तरफ भी गेट था। इन कोठियों में रहने वालों की ज्यादा आमदोरफ्त इसी गली से होती थी, लेकिन हाजी की गाड़ी नाले वाली तरफ से आई थी। वो लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। जिस तरह उनकी आमद हुई थी उससे सुल्तान को यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि हाजी अब यहीं रहेगा, कम से कम उस वक्त तक जब तक उसे कोई खतरा महसूस ना हो। सुल्तान ने कहा, हाजी साहब, यहाँ के हालात देखकर और मकसूद की बातों से ये अंदाजा हुआ है कि आपके खिलाफ इन कार्रवाइयों में शारिक और समीना का बड़ा हाथ है। ये लोग कौन हैं? क्या दुश्मनी है आपसे? मैंने तो सुना था कि वो आपका राइट हैंड है। हाजी ने कहा, गलती मेरी ही थी। मैंने उसे फुटपाथ से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया, लेकिन वो बहुत कम ज़र्फ निकला। वो दरअसल सांप है जिसे मैंने आस्तीन में पाला था। अब वो मुझे बार बार डस रहा है। सुल्तान ने पूछा, लेकिन वो आपके खिलाफ क्यों हुआ? इसकी कोई वजह तो होगी। मैंने तो सुना है उसने आपके लिए बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे। आज तक की तारीख में हेरोइन की सबसे बड़ी खेप उसने समंदर के रास्ते मुल्क से बाहर पहुंचाई थी। हाजी ने कहा, हाँ, ये दुरुस्त है। मुझे ये एतराफ है कि वाकई बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे, लेकिन मुझे बर्बाद करने में भी उसी का हाथ है। वो अब तक मुझे अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा चुका है। मुझे बिल्कुल बर्बाद कर दिया है उसने। मेरे मुंह पर कालक मल दी है। पूरी दुनिया में रुसवाई हो रही है। पूरी दुनिया में मेरी साख तबाह कर दी है। सुल्तान ने कहा, इसकी कोई वजह तो होगी। हाजी ने उसे घूरा, बोला, वजह? उसे माल लेने के लिए अफगानिस्तान भेजा था। वहां उसकी नीयत में फतूर आ गया। अफगान एजेंटों को कत्ल करके उसने माल पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरे आदमी बर वक्त पहुंच गए और ये जान बचाकर भाग आया। यहाँ आकर इसने मुझे एक नई कहानी सुना दी, लेकिन अफगान एजेंट भी यहाँ पहुंच गए और मुझे असल कहानी का पता चल गया। मैंने शारिक से बाज़पुर्स करना चाही तो वो धमकियां देता हुआ भाग गया। मेरा ख्याल था कि वो वापस आएगा और डांट डपट कर मामला खत्म कर देगा, लेकिन उसने मेरे खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। अफसोस की बात तो यह है कि मेरे 1-2 आदमी उसके हाथों मारे गए हैं और 1-2 उसके हाथ आ गए हैं। सुल्तान को हाजी की इस कहानी पर यकीन नहीं आया था। शारिक उसका कारिंदा ही तो था। हो सकता है उसने कोई बेईमानी की हो, लेकिन मामूली सी बात पर इतना बड़ा हंगामा। इस किस्म के बिजनेस में ऐसी बातें तो होती रहती हैं और ऐसे मामलात अफहाम तफहीम से तय भी हो जाते हैं। और फिर शारिक को हाजी की ताकत का अंदाजा होगा। उससे टकराने के लिए हिम्मत की जरूरत थी और शारिक ने ये हिम्मत की थी तो यकीनन कोई अहम बात होगी। किसी छोटी सी बात के लिए वो अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकता था। हाजी की बात पर यकीन न करने के बावजूद सुल्तान ने उससे कोई इख्तिलाफ नहीं किया था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन हाजी साहब, इरफान तो आपका बहुत ही काबिल एतमाद आदमी था, उसे क्या हुआ? हाजी बोला, तुम शारिक को नहीं जानते? उसके साथ जो लड़की है ना, समीना, वो नागिन है, नागिन। उसने इरफान को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया है और इरफान महज उस खूबसूरत नागिन की वजह से मुझे छोड़कर उनके साथ जा मिला है। सुल्तान ने मजीद कोई जिरह नहीं की। वैसे उसे शुबा हो गया था कि कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर है। यकीनन हाजी से कोई ऐसी गलती हुई होगी जिसका खमियाजा वो अब भुगत रहा था। उसने मामले की तहकीकात करने का फैसला कर लिया और यह भी तय कर लिया कि इस मामले में अगर हाजी कसूरवार साबित हुआ तो वो उसे छोड़कर खामोशी से जर्मनी वापस चला जाएगा। हाजी को यहाँ आए हुए 2 दिन हो चुके थे और फिर तीसरे रोज अखबार में चौधरी करामत के कत्ल की खबर पढ़कर वो उछल पड़ा। उसके जिस्म के मसाम पसीना उगलने लगे। ये पहला मौका था कि हाजी इस कदर ज्यादा खौफजदा हुआ था। गुज़श्ता रात चौधरी करामत ने उसे फोन पर बताया था कि शारिक और इरफान आए थे और उससे हाजी के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उसने न सिर्फ उन्हें टाल दिया बल्कि पुलिस को भी शारिक के बारे में फोन पर गुमनाम इत्तला दी थी और अब वो बच नहीं सकेगा। वो फोन पर बात कर ही रहा था कि शारिक की आवाज सुनाई दी। शारिक ने धमकी दी थी,
हाजी को समझने में देर न लगी कि शारिक दोबारा वहां पहुंच गया था। उसके बाद हाजी ने कई मर्तबा सोचा था कि पुलिस को फोन करके करामत के मकान में शारिक की मौजूदगी से आगाह कर दे, लेकिन फिर उसने ये ख्याल जहन से निकाल दिया। वो जानता था कि शारिक बहुत चालाक आदमी है और पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से निकल जाएगा। और अब अखबार में चौधरी करामत के कत्ल की खबर पढ़कर वो कांप उठा था। शारिक ने उसे भी धमकी दी थी कि अब वो बराह रास्त उसके सामने आएगा। जब से शारिक से तनाज़ा शुरू हुआ था, शारिक ही का पल्ला भारी रहा था। शारिक उसे तबाही के दहाने पर पहुंचा चुका था, लेकिन हाजी अभी तक उसका कुछ भी ना बिगाड़ सका था। बिगाड़ता तो क्या, वो तो उसका सुराग भी न लगा सका था। इसके बरक्स खुद हाजी को हर दूसरे तीसरे दिन अपना ठिकाना बदलना पड़ता। और हाजी के लिए हैरत की बात यह थी कि शारिक फौरन ही उसके नए ठिकाने का पता चला लेता। वो जिस तरह निहायत खुफिया तौर पर चौधरी करामत के मकान से निकला था, उसे यकीन था कि अब शारिक उसका सुराग नहीं लगा सकेगा। लेकिन शारिक दोबारा ऐन उस वक्त करामत के मकान पर पहुंच गया था जब करामत फोन पर उससे बात कर रहा था, और शारिक ने करामत से फोन का रिसीवर छीनकर उससे बात की थी। 3-4 दिन गुजर गए थे। शारिक ने उससे कोई राब्ता नहीं किया था। शारिक ने चौधरी करामत से उसका ठिकाना मालूम करने की पूरी कोशिश की होगी। करामत ने अपनी जान तो दे दी, मगर उसका ठिकाना नहीं बताया होगा। उस रोज हाजी रात भर बेचैन रहा था। उसे एक लम्हे को भी नींद नहीं आ सकी थी। एक अजीब सा इस्तराब था। कभी वो बिस्तर पर लेट कर करवटें बदलने लगता, कभी उठकर टहलने लगता। सुबह 5 बजे के करीब वो कमरे से निकलकर बाहर आ गया और नंगे पैर लॉन में घास पर टहलने लगा। दिलावर उस वक्त बरामदे में एक कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसकी गोद में क्लैशनकोफ राइफल रखी हुई थी। दिलावर और रब नवाज रात को बारी बारी जाग कर पहरा देते थे। उस वक्त ठंडी हवा चल रही थी। हाजी को घास पर टहलते हुए कुछ सुकून सा मिला। वो घास पर बैठ गया। दिलावर ने एक गार्डन चेयर उसके पास लाकर रख दी। बोला, कुर्सी पर बैठ जाइए हाजी साहब, घास पर ओस पड़ी है, कपड़े गीले हो जाएंगे। हाजी बोला, रहने दो, अब तो हर चीज पर ओस पड़ गई है। दिलावर दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया। हाजी कुछ देर तक तो घास पर ही बैठा रहा, फिर उठकर कुर्सी पर बैठ गया और कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर ऊँघने लगा। 6:30 बजे के करीब धब की हल्की सी आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई और वो इधर उधर देखने लगा। अखबार वाला गली से गुजरते हुए अखबार फेंक गया था और दिलावर अपनी जगह से उठकर अखबार उठाने जा रहा था। हाजी ने फिर आंखें बंद कर लीं। दिलावर बोला, हाजी साहब, ये देखें क्या हुआ। दिलावर की आवाज सुनकर हाजी ने गड़बड़ा कर आंखें खोल दी। वो कुर्सी पर संभल कर बैठते हुए बोला, क्या हुआ, क्या कयामत टूट पड़ी है अब। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। दिलावर उसके करीब खड़ा था और उसने अखबार अपने सामने फैला रखा था। दिलावर बोला, गजब हो गया हाजी साहब, पुलिस ने दरोगा वाला वाली कोठी पर छापा मारा है और तहखाने का सारा माल पुलिस के कब्जे में आ गया है। हाजी उछल पड़ा, क्या बकते हो। उसने दिलावर के हाथ से अखबार झपट लिया। पहले ही सफे पर 4 कॉलमी सुर्खी थी। शारिक की निशानदही पर हाजी अब्दुल्ला की कोठी पर छापा, करोड़ों रुपए का असलहा और 4 मन सोना बरामद। हाजी उस खबर को पढ़ता चला गया। उसके दिमाग से नींद का खुमार निकल गया। वो उछल कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों की सुर्खी कुछ और बढ़ गई थी। वो उठकर खड़ा हो गया और सामने खड़े हुए दिलावर की तरफ देखते हुए धाड़ा, सुबह सवेरे यही मनहूस खबर सुनानी थी तुमने। दिलावर बोला, ये खबर तो अखबार में छपी है हाजी साहब, इसमें मेरा क्या कसूर है। हाजी उसे घूरता हुआ अंदर आ गया और हॉल कमरे में एक सोफे पर गिर सा गया। दिलावर भी उसके साथ ही अंदर आया था। हाजी मुसलसल चीख रहा था। बोला, इस अखबार ने लिखा है कि एसपी सुहेल को शारिक ने उसी कोठी से फोन पर इत्तला दी थी। मैं जानना चाहता हूं कि शेर मोहम्मद कहां मर गया था, उसके होते हुए शारिक कोठी में कैसे दाखिल हुआ। दिलावर बोला, हाजी साहब, अखबार में यह भी लिखा है कि जब पुलिस कोठी में दाखिल हुई तो तमाम दरवाजे खुले हुए थे और कोठी का चौकीदार शेर मोहम्मद कालीन पर बंधा हुआ पड़ा था। इस छोटी सी खबर में शेर मोहम्मद का बयान भी छपा है, आपने वो नहीं पढ़ा। हाजी बोला, मैंने तो सिर्फ वो खबर पढ़ी है जिसने मेरे दिल पर कयामत ढा दी है। मेरा आखिरी असासा वही था। मेरा ख्याल था कि पुलिस कभी उस तहखाने तक नहीं पहुंच सकेगी। उस तहखाने के बारे में तो शारिक को भी मालूम नहीं था। उसने पुलिस को कैसे बताया। दिलावर बोला, वही तो आपको बता रहा हूँ। ये शेर मोहम्मद का बयान तो पढ़ें। उसके कहने के मुताबिक एक जवान और खूबसूरत औरत ने कॉल बेल बजाई। उसने जब दरवाजा खोला तो वो औरत अंदर घुस आई और उससे किसी अकबर नामी शख्स के बारे में पूछने लगी। इसी दौरान 3 आदमी अंदर घुस आए जिन्होंने उसे कमरे में लाकर कुर्सियों से बांध दिया। इन 3 आदमियों में एक इरफान था, दूसरा शारिक और तीसरा उसके लिए अजनबी, और वो औरत समीना थी। समीना और अजनबी आदमी उसके पास खड़े रहे और शारिक और इरफान किसी कमरे में चले गए थे। और फिर काफी देर के बाद शारिक ने किसी से फोन पर बात की थी। उसके बाद समीना ने किचन में जाकर चाय बनाई थी। वो तकरीबन 1 घंटा वहां रहे थे, फिर कोठी के दरवाजे खुले छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के आधे या पौने घंटे के बाद पुलिस आई थी। तहखाने का खुफिया रास्ता भी पुलिस को खुला हुआ ही मिला था। एक सादा लिबास पुलिस ऑफिसर अपने साथियों से बार बार शारिक और समीना का जिक्र कर रहा था। हाजी गुर्राया, तो ये हरकत इरफान की है।
जब वो भागा था तो मुझे उसी वक्त इन बातों का ख्याल रखना चाहिए था। तुम मकसूद को फोन करो, उससे कहो फौरन यहाँ आए। हाजी के चीखने धाड़ने की आवाज सुनकर सुल्तान भी अपने कमरे से निकल कर आ गया था। उसके पूछने पर हाजी ने अखबार उसकी तरफ बढ़ा दिया। सुल्तान ने खबर पढ़ने के बाद कहा, मालूम होता है शारिक आपके सारे राज जानता है। जब आपका झगड़ा हुआ था तो इन चीजों का बंदोबस्त आपको उसी वक्त कर लेना चाहिए था। हाजी बोला, मैं किस किस बात का ख्याल रखता, मेरे अपने ही बंदे बुज़दिल निकले, आज तक उनका पता नहीं चला सके। और वो शारिक, वो तो छल्लावा है छल्लावा, पलक झपकने की देर में हर जगह पहुंच जाता है। मैंने वो सोना 4 महीने पहले उस तहखाने में रखवाया था। मेरा ख्याल था वो वहां महफूज रहेगा, मगर वो तो हर जगह पहुंच रहा है। वो सोना मेरी आखिरी उम्मीद थी। अब मैं वाकई बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। सुल्तान ने कहा, हाथी मरकर भी 1.25 लाख का होता है हाजी साहब, और आप तो अभी जिंदा हैं। यहाँ आपके पास कुछ नहीं बचा तो क्या हुआ, बाहर तो अब भी आपकी वही कदर कीमत है। आपके एक इशारे पर आपके कदमों पर दौलत के अंबार लग सकते हैं। आप कुछ अरसे के लिए बाहर क्यों नहीं चले जाते? हाजी बोला, बाहर कैसे जाऊं, तमाम रास्तों की निगरानी हो रही है। मैं तो इस शहर से नहीं निकल सकता, मुल्क से कैसे निकलूंगा? और फिर ये तुम्हारी खुशफहमी है कि लोग मेरे कदमों पर दौलत के अंबार लगा देंगे। अब इस बात को भूल जाओ कि बाहर के मुल्कों में मेरी कोई कदर कीमत है। अब कोई मुझे अपने करीब फटकने भी नहीं देगा। ये बड़ा गंदा कारोबार है सुल्तान। लोगों को मेरी नहीं, हेरोइन की जरूरत थी, जिससे वो दौलत कमाते थे। अब मैं उन्हें हेरोइन सप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए किसी को अब मेरी जरूरत नहीं होगी। बैरून मुल्क की क्या बात करते हो, यहीं पर आजमा कर देख लो। जिन्हें मैंने करोड़ों का फायदा पहुंचाया है वो अब मुझे 1 टका भी नहीं देंगे। लोग नोटों के थैले भर भर कर मेरे पास आते थे, और अब कोई मुझसे मिलने को भी तैयार नहीं है। सुल्तान ने कहा, इसमें शुबा नहीं है कि सूरत हाल बहुत संगीन है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शारिक का क्या बंदोबस्त किया जाए। हाजी बोला, उसका बंदोबस्त तो उसी सूरत में किया जा सकता है जब उसका कोई सुराग मिले। मैंने मकसूद को बुलाया है, वो आ जाए तो कुछ सोचते हैं। इस दौरान सुल्तान का मुलाजिम चाय बनाकर ले आया। उसने एक कप सबके सामने रख दिया। हाजी ने कहा, पानी पिलाओ मुझे। मुलाजिम 1 गिलास पानी ले आया। हाजी का हल्क खुश्क हो रहा था। उसने एक ही सांस में पूरा गिलास हलक में उंडेल लिया और फिर कप उठाकर हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगा। रब नवाज बरामदे में बैठा हुआ था। 1.5 घंटे के बाद एक पजेरो गली वाली तरफ गेट के सामने आकर रुकी तो उसने पहले हाजी को बताया, फिर जाकर गेट खोल दिया। वो मकसूद था। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, हाजी उस पर चढ़ दौड़ा। वो अखबार उसके सामने लहराते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है मकसूद? उसने मुझे बर्बाद करके रख दिया है और तुम उनका सुराग तक नहीं लगा सके। अब ये कहां तक जाएगा? इसे तलाश करो, अपने सारे आदमी लगा दो। मकसूद ने कहा, अपने पास आदमी हैं कहां हाजी साहब? अब कोई भी हमारे करीब फटकने को तैयार नहीं है। जो लोग कुत्तों की तरह हमारे पीछे दुम हिलाते फिरते थे, आज वो हमारे साए से भी बचते हैं। और वैसे भी आजकल सारे धंधे ठप हो रहे हैं। पुलिस के डर से छोटे छोटे परचून फरोश भी रूपोश हैं। हमारे पास कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसे शारिक वगैरह की तलाश में लगाया जा सके। हाजी गुर्राया तो फिर वो हमें तलाश कर लेगा। उस रोज उसने धमकी दी थी कि अब वो खुद सामने आएगा। ये तो दुआएं दो करामत को कि उसने मरकर भी यहाँ का पता नहीं बताया, वरना अब तक वो यहाँ पहुंच चुका होता। मकसूद ने कहा, एक बात समझ में आती है हाजी साहब, शारिक की माँ और बहन को तलाश किया जाए। वो हमारे कब्जे में आ जाएं तो शारिक खुद ब खुद हमारे कदमों पर झुक जाएगा। हाजी ने कहा, माँ और बहन को? मर्दों को तो आज तक तलाश नहीं कर सके, बुर्कापोश औरतों को कैसे तलाश करोगे? मकसूद ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें तलाश करना ज्यादा आसान है हाजी साहब। मुझे तो ये पता चल गया है कि शारिक ने चंद रोज पहले अपनी माँ और बहन को गुजरांवाला भेज दिया था। आपको याद होगा कि तुफैल नामी रिक्शा ड्राइवर भी उन लोगों के साथ मिल गया था और अब भी उन्हीं के साथ है। वो गुजरांवाले का रहने वाला है। मुझे शुबा है कि शारिक ने अपनी माँ और बहन को उसी के घर भेजा होगा। क्यों ना वहां चेक किया जाए? हाजी ने कहा, तो फिर मालूम करो, इंतजार किस बात का है? मकसूद बोला, कल मैं खुद गुजरांवाला जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि कल शाम से पहले आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। हाजी ने कहा, मुझे कल रात तक उसका पता चाहिए। उसकी बहन को पकड़ कर लाओ या माँ को, फिर देखता हूँ वो कैसे मुझसे बचकर निकलता है। मकसूद ने कहा, फिक्र मत करें हाजी साहब, अब वो बचकर नहीं जाएगा। कुछ देर के बाद मकसूद चला गया। उसके जाने के बाद मुलाजिम ने नाश्ता तैयार कर दिया। हाजी ने बड़ी मुश्किल से चंद निवाले हलक से उतारे और अपने कमरे में आ गया। दोपहर तक कमरे में टहलता रहा। उसका दिमाग सुलग रहा था। दरोगा वाला की कोठी पर पुलिस के छापे ने उसकी सारी उम्मीदें खत्म कर दी थीं। ये हकीकत थी कि उसका सब कुछ खत्म हो गया था। असलहे की चंद पेटियां और 4 मन सोना। उसने सोचा था कि ये सोना लेकर वो इंडिया की तरफ निकल जाएगा, लेकिन इस दौरान शारिक ने उसे एक लम्हे को भी चैन न लेने दिया और बिलाखिर ये सोना भी उसके हाथ से निकल गया। कोठी के नीचे तहखाने का रास्ता सिर्फ उसे, मकसूद और इरफान को मालूम था। शारिक को तो मालूम भी नहीं था कि उस कोठी के नीचे कोई तहखाना भी है। उसे इरफान ही लेकर वहां पहुंचा था और अब हाजी सोच रहा था कि उसने इरफान के साथ ज्यादती की थी।
उसे इतनी सख्त सजा नहीं देनी चाहिए थी और अब वो अपना इंतकाम ले रहा है। और ये हाजी की बदकिस्मती थी कि इरफान शारिक के हाथ लग गया था। हाजी रात भर जागा था, आंखों में शदीद जलन हो रही थी। लगता था जैसे किसी ने उसकी आंखों में मिट्टी भर मिर्चें झोंक दी हों। वो बिस्तर पर लेट गया और उसके कुछ ही देर के बाद उसकी आंखें बंद हो गईं। दोपहर को दिलावर 2 मरतबा उसके कमरे में आया था और हाजी को सोता देखकर वापस चला गया था। उसने हाजी को जगाने की हिम्मत नहीं की थी। 4 बजे के करीब हाजी की आंख खुल गई। उसके बाद भी वो तकरीबन 1 घंटे तक बिस्तर पर पड़ा रहा। उस वक्त वो बरसों का बीमार लग रहा था। दिलावर कमरे में आया तो उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाजी साहब आप उठकर मुंह हाथ धो लें, मैं खाना गर्म करवाता हूँ। दोपहर को मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा था। हाजी ने कहा, खाना इस वक्त क्या खाना है, चाय बनवा दो, बस वही काफी है। चाय हाजी ने लॉन में बैठकर पी। सुल्तान भी वहीं बैठा हुआ था। दिलावर और रब नवाज चंद गज दूर घास पर बैठे सिगरेट के कश लगा रहे थे। 9 बजे के करीब मकसूद भी आ गया और उसी वक्त मुलाजिम ने आकर बताया कि खाना तैयार हो गया है। वो लोग उठकर अंदर आ गए। हाजी ने पहला निवाला उठाया ही था कि टेलीफोन की घंटी बजी। सुल्तान के मुलाजिम ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। चंद सेकंड बात की, फिर मेज की तरफ देखते हुए बोला, हाजी साहब के लिए फोन है, कोई समीना बीबी है। हाजी के हाथ से निवाला छूट गया और वो वहशतज़दा सी नजरों से फोन की तरफ देखने लगा।